ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार से तंजिल आसिफ जो मैं मीडिया के फाउंडर हैं, लखनऊ से नीतू सिंह जो सेट्स ऑफ रूरल इंडिया के फाउंडर हैं और गुजरात के अहमदाबाद से सागर पटेल जो सोमान नाम की मीडिया संस्थान के को फाउंडर हैं। आप तीनों का न्यूज़ लॉन्ड्री में स्वागत है। आपने सुना कि आज के पॉडकास्ट में जो लोग मौजूद हैं उसमें से कोई ना कोई किसी मीडिया संस्थान का फाउंडर या को फाउंडर हैं। इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में लंबे समय तक काम किया, उसके बाद अपनी संस्थान खोली है। इसके पीछे क्या कारण है, अपनी संस्थान चलाने में किस तरह की परेशानियां आती हैं, भारत में मीडिया की क्या स्थिति है, हम इन सब मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। इस बातचीत करने के पीछे वजह है क्योंकि आज यानी 3 मई को जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और भारत में मीडिया की क्या स्थिति है आप सब इससे परिचित हैं। एक रैंकिंग आता है हर साल जिसमें 180 देश शामिल होते हैं। साल 2024 में भारत 159वें स्थान पे था 180 देशों में और साल 2023 में 161वें स्थान पे। इस रैंकिंग पे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन भारत की मीडिया की क्या स्थिति है ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब हम अपने मेहमान पे आते हैं और शुरुआत करता हूँ तंजील से। तंजील बिहार के सीमांचल इलाके में इनका काम है मैं मीडिया का। आपने जामिया और आईएमसी से पढ़ाई की, उसके बाद आप कई मीडिया संस्थानों में आपने यहाँ काम की, फिर आप बिहार गए। क्या कारण रहा कि मतलब आप एक नौकरी कर सकते थे, पैसे कमा सकते थे, सिर्फ अपने काम की चिंता होती, लेकिन आप गए और इतना सारा चिंता लेके काम कर रहे हैं? पढ़ाई के बाद मैंने 1-1.5 साल के बाद ही मिनिस्ट्री मीडिया में काम किया और उसी दौरान मुझे ये एहसास हो गया कि मिनिस्ट्री मीडिया में ज़्यादा दिन रहने से आप कह सकते हैं कि हम मोरली करप्ट जर्नलिस्ट बनते जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहता था और पैरेलली मेरे दिमाग में ये भी था कि जो जिस इलाके से मैं आता हूँ, सीमांचल के उसी इलाके से, बिहार के उस इलाके, वो इलाका हिस्टोरिकली बैकवर्ड रहा है। तो उस इलाके को की मिनिस्ट्री मीडिया में कवरेज बहुत ही ओकेजनली होती है। कोई खास मौका होता है, इलेक्शन हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, कोई बड़ा बयान आ गया हो, उस इलाके को अक्सर टारगेट किया जाता है पॉलिटिशियंस द्वारा, उस तरह का कुछ हो तभी, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया सिस्टमेटिकली अपने ही एक एजेंडा के तहत टारगेट कर रहा हो तभी उस इलाके की कवरेज होती थी। तो मैंने सितंबर 2017 में जॉब छोड़ा और उसके बाद कुछ महीने दिल्ली में ही, पहले मुझे ये लगा कि दिल्ली से शायद चलाया जा सकता है मैं मीडिया को, लेकिन बहुत जल्द 2-3 महीने में समझ में आ गया कि ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा। तो फरवरी 2018 में मैंने ये फैसला लिया कि अपने इलाके में गांव जाकर इसको चलाया जाए और आज 7 साल हो गए हम इसको चला रहे हैं। तो मकसद यही था कि इलाके के इश्यूज को उठाना, इलाके की जो बेसिक इश्यूज हैं कि सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, हॉस्पिटल की हालत खराब है, या फिर पॉलिटिशियंस से कोई टफ सवाल नहीं कर रहा है, उनसे डटकर सवाल कैसे किया जाए, या जो जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री मीडिया एक एजेंडा के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत इस इलाके को टारगेट करते रहती है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, जो कि सक्सेसफुली हमने किया है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक आपने बड़ा सुंदर वर्ड बोला, मोरली करप्ट। इसका क्या मतलब है कि मोरल रूप से क्या करप्शन हो जाता है अगर आप मिनिस्ट्री मीडिया में काम करते हैं? थोड़ा उसको समझाइए। जी, जहाँ मैंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कह सकते हो, वैसे तो मैंने सिर्फ एक ही संस्था में प्रॉपर 1 साल काम किया है। तो वहाँ मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि कैसे एजेंडा सेट किया जाता है ऐसी चीजों को लेकर जिनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। कोई बेतुका सा किसी का बयान आ गया, उसको लेकर वो न्यूज एजेंसी एजेंडा सेट कर रहा है, सारे चैनलों को पुश कर रहा है कि ये बाइट्स चलाओ, ये चीज करो, और पूरा देश उसी चीज पे, अननेसेसरी चीज पे बहस कर रहा है। जी। पैरेलली कोई बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, उसको लोग बिल्कुल इग्नोर किए जा रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। छोटा सा चीज ही है, आप मान लीजिए बेरोजगारी ही पे बात कर सकते हैं, और चीजों पर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बजाय वो कोई कुछ ऐसा एजेंडा है जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने गलती से बोल दिया कुछ वैसा, वैसे प्रोपेगेंडा को पुश किए जा रहे हैं। तो ये करने के लिए हम लोग नहीं आए थे मीडिया में। जब हम मीडिया के संस्थानों में थे तो हमेशा हम यही चीज, हमारे अंदर जो जोश था यही था कि हम ये करने नहीं आए। तो जब जॉब पे गए तो लगा कि यार, तो जो पढ़ाया गया कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, उसका सीधा उल्टा हो रहा है। तो हम फिर यहाँ पे जितने ज्यादा दिन रुकेंगे
उतना हम भी इसमें यूज टू हो जाएंगे। होता क्या है कि जब इंसान किसी बुरे काम में इन्वॉल्व होता है तो धीरे धीरे वो उसको जस्टिफाई भी करने लगता है बिल्कुल। कि अरे इसमें 10 खामियां हैं, लेकिन ये एक चीज तो देखो, हमने तो ये खबर भी चलाई थी, 10 बुरी खबर चलाई, एक तो अच्छी चलाई। तो आप उस सिस्टम का जब हिस्सा होंगे तो आपको, क्योंकि वहां से वेतन मिल रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई करने को मजबूर हो जाएंगे। तो वो है मोरली करप्ट होना, कि आपको गलत चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं। जी। अब हम नीतू पे आते हैं। नीतू का सफ़र कानपुर से शुरू हुआ, कानपुर देहात से, और इन्होंने जो कम्युनिटी रेडियो है वहाँ से शुरुआत की। उसके बाद गांव कनेक्शन में लंबा समय नीतू ने गुजारा, और वहाँ से अलग होने के बाद इन्होंने अपनी संस्थान खोली है। और आप जब उस पर जाएंगे, इनका जो वेबसाइट है, तो आपको आदिवासी महिलाओं से जुड़े हुए मसले, जो एक हमारे हमने जब हम लोग जब कॉलेज में थे तो रेप एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था, और आज उस पर रिपोर्टिंग गंभीरता से नहीं होती, लेकिन नीतू लगातार ऐसी स्टोरी को करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं नीतू कि जब आपने एक संस्थान छोड़ी जहां आपने लंबा समय दिया था, आप कोई और संस्थान ज्वाइन कर सकती थी, आपको क्यों लगा कि मुझे अपना मीडिया संस्थान खोलनी चाहिए? जब मैंने छोड़ा था तो शायद ऐसा बहुत प्लानिंग करके नहीं छोड़ा था कि हमें अपना संस्थान बनाना है या हमें कुछ करना है। पर पता नहीं, बीते 10 साल जब हमने नौकरी की, उस 10 साल की नौकरी में कुछ था जो छूट रहा था, जो मुझे लग रहा था कि कुछ छूट रहा है जो हम शायद करना चाहते थे। हम उसको कह सकते हैं कि हम वो आज़ादी भी तलाश रहे थे, जिस आज़ादी के साथ हम काम करना चाह रहे थे। तो जब हमने कोविड के सेकेंड वेव में, एक मुश्किल दौर था, जब बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही थी, उस वक्त नौकरी छोड़ना काफी कठिन निर्णय था, पर वो निर्णय लिया गया। और पता नहीं क्यों जब वो निर्णय हमने लिया तो मन में ख्याल ही नहीं आया कि हमें कहीं जॉब ज्वाइन करना है या कुछ और काम करना है। मुझे लगा कि मैं वापस अपने गांव लौटी, कानपुर देहात। आपने कानपुर का जिक्र किया, तो कानपुर देहात लौटी और गांव में रह के मेरे 10-15 दिन तो मैं ठीक ठाक रही, पर उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत कुछ गांव में चल रहा था कोविड की सेकेंड वेव में। तो उसी दौरान मेरे मन में ख्याल आया कि जो मेरा अपना फेसबुक पेज है, हम उसी से कुछ कुछ वीडियो बना के डालेंगे अपने मोबाइल फोन से। कुछ साथियों ने सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि अपने फेसबुक पे डालने से बेहतर है कि एक यूट्यूब चैनल तुम बना लो जो लंबे समय तक इस पे काम कर सकती हो। क्या तुम नौकरी करना चाहती हो? और नहीं, मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं, पर हो सकता है कि हम अपना ही काम कर ले जाएं। क्योंकि जब हम लोग छोटे शहरों से आते हैं, गांव से आते हैं, बहुत मुश्किल निर्णय है नौकरी छोड़ के अपना काम करना, क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो बहुत ऊहा-पोह की स्थिति थी, पर हमने 1 मई मजदूर दिवस के दिन 2021 में शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत अपने गांव से की, अपने खेत से की। और आज 4 साल जब हम पूरे कर चुके हैं, तो कभी मन में ख्याल नहीं आया इन 4 सालों में कि मुझे वापस से नौकरी करनी है, मैंने क्यों एक गलत निर्णय ले लिया। मैं सोचती हूँ अक्सर कि वो कौन-सा दौर था जिस दौर में मैंने ये निर्णय लिया, और मैं आज 4 साल में वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो शायद मैं करना चाहती थी। इसके अपने संघर्ष है, इसकी अपनी अलग चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको पता है कि यूपी में काम करना कितना मुश्किल है, पर बावजूद इसके मन को तसल्ली है कि हम शायद वो कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते थे। हम इस संघर्ष की बात करेंगे, और हमारा अगला हिस्सा उस संघर्ष पे ही है कि कैसे एक इंडिपेंडेंट मीडिया काम करता है। सागर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं गुजरात में, क्योंकि मैं अक्सर गुजरात जाते रहता हूं, तो इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहाँ चर्चा होती है। और एक इंटरनेशनल मीडिया में आप काम कर रहे थे, जब आप अलग हुए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब 6-7 साल तक, और आपका एक आपकी रिपोर्टिंग की चर्चा है। आप भी कोई मीडिया संस्थान ज्वाइन कर सकते थे, आपने क्यों निर्णय लिया कि 7-8 साल गुजारने के बाद मीडिया संस्थान में अपना शुरू करते हैं कुछ दोस्तों के साथ मिलके? वो क्या टर्निंग पॉइंट था, वो क्या जज्बा था? जैसे कि आपने कहा बसंत भाई कि मेरी जैसी रिपोर्टिंग थी उसके लिए लोग चर्चा करते थे। काफ़ी टाइम से जहाँ मैं बीबीसी में काम करता था वही वही तरह की रिपोर्टिंग मैं नहीं कर पा रहा था। उसका जवाब नहीं मिल रहा था कुछ। तो मैं कई टाइम से मैं बैठा रहा कि भाई अब आएगा मौका, अब आएगा मौका, पर सामने घटनाएं होती रहती थी, ऐसा मौका आ ही नहीं रहा था। जिसके लिए हम जाने जाते थे गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में, जो प्रोटेस्ट होते थे जिसमें बहुत यंग लोग शामिल होते थे, वही जो हम करते रहते थे, क्योंकि एक यंग ऑडियंस की भी बात हमेशा रहती थी और वो हमारी कोर ऑडियंस थी।
तो वो भी हमने करना बंद कर दिया। नज़दीक में भी जहाँ पे कोई बड़ी घटना है तो वहाँ पे भी एक प्रकार से घटना कवर हो रही है पर स्ट्रिंगर को भेज दिया जा रहा है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रही। फिर मुझे लगा कि मेरी वाइफ़ जो है उन्होंने भी जर्नलिज़्म किया है, तो उनसे बात हो रही थी। मैंने बोला काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, काम हो नहीं रहा है। तो बहुत बहुत ऐसी रातें गई जब जब मैं सोया नहीं। तो उन्होंने बोला कि तो फिर छोड़ दो, फिर आगे क्या? तो बोला कि पहले छोड़ दो फिर आगे कुछ कर पाओगे। तो कई बार सामने से ऐसी रिपोर्टिंग के बहुत सारी कहानियाँ थी, हमने बहुत पुश करने का ट्राई किया, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि भई अभी नहीं रहना है। फिर जब मैंने रिज़ाइन किया, फिर मेरे दोस्तों से बात की तो उन्होंने बोला कि हम भी ऐसे कुछ शुरू करना चाहते हैं। उसमें से एक मेरा स्कूल फ्रेंड था देवल जाधव और तुषार बसिया, जो गांधी जी की संस्था है नवजीवन, वहाँ का ही एक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ वहीं काम करते थे। तो वो लोग वैसे थे जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, जैसे रिपोर्टिंग मैं भी करना चाहता हूँ। बहुत जो रेयर लोग हैं गुजरात में, उसमें से 1-2 लोग वही थे। तो उनके साथ मिलके फिर हमने डिसाइड किया कि भई चलो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था क्योंकि ये इस तरफ अभी रिज़ाइन ही किया था। तो 2-3-4 दिनों में ही हमने शुरू कर दिया। फिर आगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं था, पर जैसे ही हमने शुरू किया लोगों को गुजरात में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये कवर कुछ भी नहीं कर रहा था सारी चीज़ें, तो हमें लोगों का इतना सारा प्यार मिला, लोगों ने देखना शुरू कर दिया और गुजरात में इतनी तादाद में लोग देखे, वो हमें हमें लगता ही नहीं था कि गुजरात जो तारक मेहता और यहाँ पे जो जिगली खजूर की ऑडियंस है, वो ये इस प्रकार के न्यूज़ पसंद करेंगे। और हमें रिस्पॉन्स मिला और अभी कर रहे हैं काम। जी। आप जो भी दर्शक हैं, आप इन तीनों का जो प्लेटफ़ॉर्म है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं मीडिया, स्वामान और द सेट्स ऑफ रूरल इंडिया। आप यूट्यूब पे जाएँगे तो आपको इनका काम दिखेगा। अब बात ये हो रही थी जो नीतू ने कहा कि सर्वाइवल एक व्यक्ति के लिए, जर्नलिस्ट तो छोड़ दीजिए, व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने नौकरी छोड़ दी, अपना संस्थान शुरू किया, तो मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ और फिर मैं सागर से शुरू करता हूँ क्योंकि आपका संस्थान तो नया नया है। तो संस्थान शुरू करने में और उसको इस्टेब्लिश करने में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है और इनकमिंग की क्या चिंताएं होती वो थोड़ा समझाएं। जैसे मैंने तो पहले तो यही सोचा था कि अभी मीडिया छोड़ के मैं खेती करूंगा या पापा के हमारी छोटी सी दुकान है वहां पे जाके काम करूंगा। पर ये दोस्त मिल गए तो उन्होंने बोला कि काम कैसे करेंगे। तो शुरुआत ऐसी की कि बीबीसी की अच्छी खासी सैलरी थी, तो मैंने काफ़ी इक्विपमेंट तो बचा के रखे थे, तो उससे ही शुरू करने का सोच लिया कि भाई जो बेसिक इक्विपमेंट्स है उससे शुरू कर देते हैं। और जो साथ में दोनों जो मेरे दोस्त थे उन्होंने उनकी भी थोड़ी सेविंग थी, उससे शुरू हो गया। और लोग बहुत सारे मैसेज आए कि आपको क्या चाहिए बताइए हमें, क्या आपको। एक लड़का यहाँ पे बाजू के डिस्ट्रिक्ट से बाइक लेके दोपहर में यहाँ अहमदाबाद की गर्मी में एक छोटा सा वायरलेस माइक लेके हमारे लिए आया कि ये मैं आपको दे दे रहा हूँ। और उसको ब्लड सर्कुलेशन की पूरे शरीर में दिक्कत थी और उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी हमारे लिए माइक लेके आया कि हमें आप पर विश्वास है, इसकी वजह से तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। हमने वैसे भी लोगों को मना ही कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें देखो, सब्सक्राइब करो। पर अभी तो जैसे कि सेविंग से चला चला रहे और जल्दी हमारा जो यूट्यूब चैनल था मोनेटाइज हो गया, पर धीरे धीरे जैसे शुरू हो रहा है पता चल रहा है कि भाई बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस है। तो उसके बारे में कुछ सोचा है ही नहीं, सच बताऊँ आपको, क्योंकि 1 ही महीना हुआ है। और हमने वो तो तय कर लिया है कि कोई किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल फंडिंग या कुछ भी हम नहीं करेंगे, बंद करना पड़े तो बंद करेंगे। सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री चलाता है, तो अभी पता नहीं गुजरात में ऐसे मॉडल्स चल नहीं रहे, तो हम शायद शुरू करेंगे तो भी पहले होंगे। सागर को तो अभी 1 ही 2 महीने हुए हैं संस्थान चलाते हुए। मैं नीतू से बात करूंगा, उसके बाद तंजील से बात करूंगा क्योंकि तंजील इस मामले में सबसे पुराने हैं। नीतू, जब हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 अप्रैल को, उसके अगले दिन आपके संस्थान को 4 साल पूरे हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ। इस 4 साल के सफ़र में आप जहाँ नौकरी करती थी 1 महीने की सैलरी आती थी और उसमें आप रेंट हो या दूसरी ज़रूरत चीज़ें हो, फैमिली हो, वो सब तय होता है जब सैलरी आती है। अचानक से सैलरी आनी बंद हो गई और फिर आपको संस्थान चलाने के लिए इंतज़ाम करना है।
तो ये चैलेंजेस आप थोड़ा समझाएं। बसंत, मुझे आज भी याद है कि जब हम अपना डिजाइन लेटर लिख रहे थे, उस वक्त मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए थे। मुझे अभी भी याद है वो 10 मार्च का दिन, कि 5,000 रुपए थे। और इसके बाद माफ कीजिएगा, 10 अप्रैल, 10 मार्च को डिजाइन लिख रहे थे, 10 अप्रैल हमारा लास्ट डे था। और 10 अप्रैल के बाद ही हमारी सैलरी आनी थी 1 महीने की। वही हमारे पास एक अमाउंट था, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस एक अमाउंट से हम कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए शायद हम वापस अपने गांव लौटे। काफी मुश्किल रहा, मतलब मुझे लगता है शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का शुरुआती 1 साल काफी मुश्किलों भरा रहा। उस 1 साल में हमारे पास एक 15,000 का फोन था, और हम थे 2 ही लोग थे बस। और हमने उसी से काम किया। हमारे पास लेपल माइक भी नहीं था। हम हेडफोन से ही, आप अगर मेरे शुरुआती दौर की वीडियो देखेंगे, हम कान में हेडफोन लगाते थे और उसका माइक ऐसे पकड़ के वीडियो बनाते थे ताकि आवाज साफ आए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था हमने अपने काम में। लेकिन 1 साल के दौरान मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर मैं सरवाइव कर पाई तो मेरे दोस्तों का बहुत साथ है। और हमारे दोस्तों ने जो जिस जगह पे थे, अलग अलग तरीके से उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया उन कामों में। हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया कि तुम आओ हमारे यहाँ ट्रेनिंग दो, लोगों को बताओ कि ग्रामीण पत्रकारिता कैसे की जाती है, इंटरव्यू के दौरान किस तरह की तैयारी की जाती है, खबरों को हम कैसे पहचानते हैं। और वो हमें उसका पेमेंट करने लगे। पता है आपको, जब हम पहली बार दिल्ली के एक संस्था के कुछ बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि कोविड का समय था, उस समय हम बाहर मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे 2,500 रुपए दिया 2 घंटे का। और उन्होंने मुझे महीने के 4 क्लासेस दिए कि आप 2 घंटे हफ्ते में बात करेंगे। नहीं पता मुझे कि वो अनुभव भी बहुत अलग था, कि मतलब आपका सर्वाइवल मोड निकल रहा था। आप महीने के 10,000 रुपए कमा पा रहे थे 2,500 में। जिस डिपार्टमेंट में हमारी, जहाँ से हमने जर्नलिज्म किया है कानपुर यूनिवर्सिटी में, वो लखनऊ में प्रोफेसर थी हमारी टीचर। उन्होंने हमको लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में लेक्चर के लिए वो हमको बुलाने लगी। हमने इन 4 सालों में कमाई के वो बहुत सारे तरीके अपनाए, वो बहुत सारी कोशिशें की, जिससे शायद हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमने कई सारी संस्थाओं का डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, कई सारी संस्थाओं ने हमसे पॉडकास्ट बनवाया। कुछ कुछ छोटे छोटे अमाउंट के ये काम हमारे पास होते थे, पर ऐसा कोई ठोस काम नहीं था। स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया के जब 2 साल पूरे हुए, 2 साल पूरे होते होते हमें एक गूगल न्यूज इनिशिएटिव की ग्रांट मिली थी, जो स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया की पहली ग्रांट थी। उससे हम 1 साल और सर्वाइव कर पाए। और हमारे पास अभी ऐसी कोई ग्रांट नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं। और हमने, जैसा कि सागर जी आपने कहा, कि हमने कभी नहीं सोचा कि हमें कोई स्पॉन्सर करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे तक तो दिमाग ही नहीं जाता है कि हम किसी के कहने पे काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमने नौकरी तो इसीलिए छोड़ी थी ना, कि हम अपने मन का काम करेंगे, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो जैसे नीतू अभी इंडिविजुअल ही काम करती हैं, सागर का तो अभी शुरू ही हुआ है, तंजील का एक लंबा अनुभव है, 7-8 साल से वो संस्थान चला रहे हैं। और ये बिहार ही नहीं, जो पश्चिम बंगाल का जो सीमांचल से लगा हुआ इलाका, वहाँ से भी रिपोर्टिंग करते हैं। बिहार के दूसरे हिस्सों से ही, सीमांचल के अलावा दूसरे हिस्से हैं, पटना है, अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग करते हैं। एक टीम को चलाना, जब आप एक टीम चलाते हैं तो और ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। आप अकेले जाके तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप बताइए कि 7-8 साल का अनुभव रहा, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आपने लॉन्च किया है, दर्शक किस तरीके से उसको देखते हैं, टीम को कैसे चलाना, कितने चैलेंजेस आते हैं, वो थोड़ा समझाइए। शुरुआत जब 2018 में मैंने किया, तो शुरू के कुछ साल तो मैंने भी अकेले ही काम किया। तो एक बाइक, फोन, सेल्फी स्टिक और एक लेपल माइक, 3 चीजें लेकर निकल जाता था। 1-1.5 साल अकेले ही काम किया। उसके बाद एक टीम, हम लोग 2 लोगों की टीम हुई। ये 2019 लोकसभा इलेक्शन को लेके, जब पहला 10,000 सब्सक्राइबर हमने क्रॉस किया, तो ऐसा लगा कि और एक किसी को जोड़ सकते हैं, और उसे भी इस प्रॉमिस के साथ कि जो यूट्यूब से रेवेन्यू कुछ आता है उसको हम लोग शेयर करेंगे। उस वक्त अर्ली स्टेज पे जोड़ा। फिर 20 आते आते कुछ छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट, शॉर्ट वीडियो बनाने के कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास आए। वो एक बड़ा आर्थिक मदद रहा। लेकिन 21 से हमारे लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते खुले। पहला फाइनेंशियल सपोर्ट हमें यूट्यूब से इंडिविजुअली मुझे मेरे नाम पे मिला, और वो था कि यूट्यूब पे अपना चैनल को चलाने ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद फिर गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव से इसी तरह का सपोर्ट मिला। स्टार्टअप लैब्स गूगल न्यूज़ का एक था, वो पहली साल जब शुरू हुआ था स्टार्टअप लैब इंडिया, तो उसमें हम लोग थे। इसके बाद आगे फिर 22 में IPSMF, जो बेंगलोर की फाउंडेशन है, उनसे आर्थिक सहयोग अभी 3 साल का मिला। अभी ये तीसरा और आखिरी साल चल रहा है।
तो ये एक छोटे छोटे सहयोग मिलते रहते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग हमेशा इस दौरान सस्टेनेबल चीजों को, सस्टेनेबल मॉडल को एक्सप्लोर करते रहे। पहले हमने ये तय किया कि जो लोकल छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनसे शायद प्रमोशन का, उनसे ब्रांड पार्टनरशिप की बात करें तो कुछ हो सके। लेकिन उसमें क्या है कि अब आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में भी इतने यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं कि उसका मार्केट, एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट का मार्केट बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है इन द सेंस कि अब कोई 100 रुपये 500 रुपये में भी अगर यूट्यूब पे किसी का ऐड चलाने को तैयार है, तो आप अगर उसको बोलेंगे कि आप भले ही उसके बिजनेस के ऊपर कोई प्रमोशनल वीडियो डॉक्यूमेंट्री लेवल तक भी बना देंगे, तब भी वो आपको क्यों 2,000 3,000 भी देने को तैयार होगा? तो नहीं होते हैं लोग तैयार। इसलिए वो मॉडल भी एक तरीके से फेल ही हो गया। अब फिर अल्टीमेटली हम पेड सब्सक्रिप्शन की तरफ आए। सबसे पहले हमने वेबसाइट पे वो लॉन्च किया। तो वेबसाइट पे हमारे साथ ये था कि हम क्योंकि वीडियो कंटेंट ज्यादा बनाते हैं और हमारे रीडर्स वीडियो कंटेंट ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, तो बिहाइंड पे वॉल डालना वेबसाइट पे बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था कि हम पे करें तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। इस साल से हमने ये तय किया है कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल फाइनली हम यूट्यूब की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कि जहाँ पे मेंबरशिप का मॉडल एक लेयर्ड है और वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अपने पेड सब्सक्राइबर्स को आप किस तरह के बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो हमने 3 लेवल पे, 3 लेयर पे शुरू किया है। पहला हमारा ये है कि क्योंकि नाम मैं मीडिया है तो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मैं क्यों, हम क्यों नहीं। तो हम हमारे रीडर्स से बोलते हैं कि मैं से हम हो सकते हैं आप अगर हमारे पेड सब्सक्राइबर हो जाए। तो हमारा जो पेड सब्सक्रिप्शन का मॉडल है वो 3 लेयर पे है। पहला हमदर्द जो 29 रुपए का है, बहुत छोटा है, उसमें हम अर्ली एक्सेस वीडियो का देते हैं। दूसरा हमराह है 199 का, उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों से सजेशन, सुझाव, फीडबैक लेते हैं लाइव यूट्यूब पे जुड़ के। तीसरा हमारा हमराज मॉडल है जिससे हम ऑफलाइन लोगों से इंटरेक्शन करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई आया नहीं। तो ये हमारा मॉडल हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये कामयाब है नहीं, बहुत अगली स्टेज पर। कि आप सुन रहे हैं ये जो 3 लोग हैं किस तरीके से लोगों की बात ये कहने के लिए अपनी अपनी नौकरी छोड़कर इस पेशे में और ये काम कर रहे हैं। आप YouTube पे जाके 3 लोगों का काम देखिए, सब्सक्राइब करिए इनको। आप जिस तरीके से मदद कर सकते हैं कीजिए, ताकि खबरें जो अलग अलग जगहों से है वो आती रहे आप तक। मेरा अगला सवाल ये है कि ये तो रहा आर्थिक चैलेंजेस। मेन चैलेंज होता है जो आप सब अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अगर कोई रिपोर्ट करूँगा, मेरे पर अगर कोई FIR होती है, हालांकि मैं सोच समझ के ही करूँगा कि कुछ ऐसा ना करूँ FIR हो, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन पीछे खड़ा होता है, पुलिस या लॉयर जो भी भूमिका होगी। आप जब करते हैं तो पैसा भी आप ही को जुटाना है, और अगर कोई ऐसे सरकारी हमले होते हैं, आपको काम करने से रोका जाता है, उसको आपको ही मैनेज करना है। तो अगर मैं आप तीनों से कोई उदाहरण पूछूं कि जैसे क्या चैलेंजेस आते हैं इंडिविजुअली अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो चैलेंजेस को, क्योंकि मैं तंजील के बारे में जानता हूं कि एक स्टोरी को लेकर इन पे काफ़ी हमले हुए थे, और बाकी नीतू को और सागर, आप लोग बताएं। सागर, मैं आपसे शुरू करता हूं, आपको अभी 1 डेढ़ महीना ही हुए, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस बीच? क्योंकि गुजरात को हम जानते हैं, गुजरात में रिपोर्टिंग ठीक ठाक मुश्किल काम है। तो जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण के साथ ही आपको बताता हूँ कि अभी द्वारका जो हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है और जो कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे बेट द्वारका, जहाँ पे बेट है, आइलैंड है, वहाँ पे डिमोलेशन हुआ और उसकी खबरें बहुत सारी चली। तो जैसे ही हमने सोमन शुरू किया तो उसमें हमने तय किया था कि तब तक डिमोलेशन हो गया था, तो उसके बाद विस्थापितों को कहाँ पे रखा गया है, उनकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में हम कहानी करेंगे, वो हमने शुरू होते ही सोच के रखा था। तो हमारी टीम, हम 3 लोग, हम निकले वहाँ पे ये स्टोरी करने के लिए, और रास्ते में जो भी कहानियां करते गए और लास्ट हमारा वही था। तो वहाँ पे पहुंचे बेट बेट द्वारका पे। तो जैसे ही हम डिमोलेशन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे पहुंचे, लोग इकट्ठा हुए, उनसे बात करना शुरू किया, और तुरंत ही वहाँ पे SRP वहाँ पे लगा के रखी है। तो वो लोग वहाँ पे आके बोला, आपने परमिशन ली किसी से? मैंने बोला लोगों से बात करनी है, उसमें किस बात की परमिशन, और ऐसी कुछ प्रोसीजर हो तो बताइए, हम ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप यहाँ पे बैठिए, अभी साहब आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। तो फिर 3 पुलिस वाले आए बाइक लेके और बोला कि चलो पुलिस स्टेशन जाना है। तो हम उन तीनों को बिठा के पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पे जाके
बोला कि क्या शूट किया है आपने। पहले तो फोन ले लिया और फोन में से जो भी विजुअल्स वगैरह थे वो डिलीट करना शुरू हो गए। तो सारे विजुअल्स हमारे डिलीट करवाए। उसके बाद जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचा था, क्योंकि वहां पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, जो ब्रिज बना वहां पे ही पार्किंग करके वहाँ की जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, रिक्शा होती है, बाइक होता है, वहां से हमें जाना होता है। तो 1 किलोमीटर अंदर था, तो वहाँ के लोकल से हमने हेल्प लेके वहां तक पहुंचे। तो उसकी बाइक की भी फोटो उसमें से ग्रैब करके उन्होंने अपने फोन में उसका फोटो क्लिक किया। और थोड़ी देर बाद हम वहाँ बैठे, सारे हम तीनों को बिठाया, विजुअल्स डिलीट करवाए, फिर बोले पीआई साहब आएंगे, बाद में वो डिसीजन लेंगे। तो फिर ऐसी बातें चलती रही, उनका फोन वोन चलता रहा। फिर बोला नहीं, अब पीआई साहब नहीं आएंगे, अब डीवाईएसपी आएंगे। तो फिर आधा घंटा और बिठवाया, चाय वाय पिलाई, फिर बोला कि नहीं, अब डीवाईएसपी साहब आएंगे नहीं, आपको वहां हम लेके जाएंगे, जो बेट से द्वारका सिटी की तरफ था। तो हमें वहां ले गए वो लोग, और वहां मिलाया और बोला कि आप ऐसे शूट कर रहे हो, क्या परमिशन है आपके पास, कौमी सौहार्द यहाँ पे बिगड़ सकती है, ये वो। फिर हमने बोला कि बहुत सारे लोग पहले भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी सब मामला सॉल्व है, आप क्यों इस मामले को बार बार ऐसे खुरेदना चाहते हैं। नहीं, हमने बोला कि हम हमें हमें उनसे बात करनी है, उसमें आपको कुछ है ही नहीं, तो दिक्कत क्या है। तो बोले कि नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर हम टीम में तीनों लोग बात कर रहे थे, और फिर वहाँ के लोकल जो रिपोर्टर्स हैं उनको हमने मैसेज भी कर दिया कि ऐसे हमें बिठा के रखा है। तो ये सिचुएशन जब पैदा हुई, तो हम तीनों ने डिस्कस किया कि अभी कहीं पे हमें लगा भी देंगे, कुछ कर भी देंगे, तो हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि कोई हमारे लिए खड़ा भी होगा। तो हमने बोला कि चलो डिलीट कर दिया तो डिलीट कर दिया। तो उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, हम परमिशन लेके आते शूट। फिर हम वहां से निकले, और जैसे ही हमने द्वारका छोड़ा, हमने गाड़ी में ही जो वीडियो अपलोड भी है यूट्यूब पे, एक वीडियो बनाया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो और उसमें हमने बोला कि हम और बात दूसरे वीडियो में दूसरे दिन करेंगे। तो तब भी उन लोगों को शक लगा कि भाई नहीं नहीं, कुछ तो अभी इनके पास है मटेरियल, शायद पूरा का पूरा मटेरियल डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, वैसे हमने कर ही दिया था उनके इतने कहने के बाद। पर जैसे ही हम अहमदाबाद जा रहे थे, हमारे साथ पुलिस की गाड़ी, आईबी की गाड़ी अहमदाबाद तक हमारे साथ आई। तो इस प्रकार से एक अलग प्रकार का ही प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ताकि पता चले कि इनके साथ भी हमने इन लोगों को सिखा दिया है, तो और लोग भी ध्यान रखें। वो जो आप बता रहे थे गाड़ी आपके साथ आई, तो जी वो जी। क्या मतलब है? नहीं, वो उसका पता नहीं मतलब कुछ है कि नहीं, पर जहां जहां हम खाने के लिए रुके, जिन लोगों से रास्ते में मिले, उन सब से पूछताछ की गई अलग अलग तरीकों से। तो पर वो फिर हमने उसके बारे में तो ज्यादा जांच की नहीं, पर उसके विजुअल है, जहां हम खड़े रहते थे वहां गाड़ी खड़ी रहती थी। तो बेसिकली तो ये दहशत बनाने की कोशिश दहशत की, भाई हाँ ध्यान रखो, हम हैं आपके आपके आप पर, हमारी नजर आप पर है, ध्यान रखो। तो ये ऐसी सिचुएशन होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे पहले, इसके पहले जो आपका क्वेश्चन था कि ये सब चीज हम अभी सेविंग से कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रिप हमारी 4-5 दिन की हुई तो 25 से 30 हजार रुपया खर्चा हुआ था। और सिर्फ द्वारका की नहीं, और भी हम किसानों की कहानी, और यहाँ पे जो खनिज माफिया की कहानी, वो सारी चीजें उसमें, मटेरियल उसमें पड़ा हुआ था। और उसकी वजह से सारी कहानी हमारी मिट गई। और जो खर्चा हुआ है वो तो और अलग। तो अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि हम जितना हो सके ऑफिस में बैठ के लोगों को यहाँ पे बुला के उनकी बात का करने का ट्राई कर रहे हैं। वैसे अभी हम कल ही आए, गुजरात के जो माछीमार है, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनकी परिवार से हम बात करके आए हैं कल। फिर भी अभी हम जा रहे हैं, लोग भी मदद कर रहे हैं कि आपको रहने का, खाने की कुछ सुविधा है तो हम करके देंगे। पर ऐसा करके जो खर्चा हो जाएगा इतना सारा, तो फिर ऐसी कहानियां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहानी भी नहीं आ रही, खर्चा भी हो रहा है। तो ऐसी एक दहशत खड़ी करके पूरे काम को रुकवाने का पूरा पूरा प्लानिंग हो रहा है। जी। तंजिल, आपका कोई अनुभव, क्योंकि आपका इस सफ़र में भी अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। जी, कई है। खासकर हमारे पास खबरों को इस तरह का डिलीट करने को लेकर प्रेशर, या खबर चलाने के बाद धमकियां, ट्रोलिंग। लेकिन एक जो अलग तरह की चीजें देखने को आजकल मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को काउंटर करने का, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, कि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि माइनॉरिटी को विलीफाई करना, यहाँ की माइनॉरिटी को बदनाम करना, उसकी जो साजिश यहाँ पर चल पड़ी है। मैं एक रिसेंट एग्जांपल दूंगा। मार्च के महीने में
जी न्यूज़, न्यूज़ 18 और कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों ने अपने टीवी पे न्यूज़ चलाया कि एक 200-250 फीट के सड़क का मामला है, जो एक शर्मा टोली करके एक टोला है और उसके इर्द गिर्द मुस्लिम आबादी है। उनको 200 फीट का रास्ता चाहिए। तो रास्ते की जो जमीन है वो कुछ मुसलमानों की है, कुछ हिंदुओं की है। लेकिन उन लोगों ने एक साजिश के तहत ये कहा कि मुसलमान ने उस गांव को घेर लिया है और उस गांव से निकलने का रास्ता नहीं दे रहे हैं मुसलमान, जबकि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। रास्ता गांव का नहीं है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है ना कि गांव का रास्ता क्यों नहीं है। अब वो मुसलमानों की निजी जमीन थी, वहां पे एसडीएम ने आदेश पारित कर दिया कि इधर से शर्मा टोली को रास्ता दो। लेकिन क्योंकि वो उनके पास कम जमीन थी, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि किसी की प्राइवेट जमीन से आप रास्ता नहीं दे सकते। फिर एक ऑल्टरनेट रास्ता तलाशा गया। उस ऑल्टरनेट रास्ते पे हिंदू भाइयों की भी जमीन थी और हिंदू भाइयों में भी अलग अलग जातियों के, क्योंकि ये शर्मा टोली था तो बाकी शर्मा शर्मा जाति के लोगों की भी थी, यादव जाति के लोगों की भी थी और मुसलमानों की भी जमीन थी। लेकिन उधर से रास्ता नहीं लिया जा रहा था, जिधर से मुसलमानों की जमीन थी उधर से ही रास्ता लेने पे कुछ लोगों के तहत ये करके एक साजिश क्रिएट किया जा रहा था। तो इसको लेकर खबर चलाया गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं का गांव घेर दिया है, इस तरह की चीजें कर दी है। 3-4 दिन तक इस तरह की खबरें चली। हमने तहकीकात किया तो पता चला कि मामला कुछ और है। 200-250 फीट का रास्ते का मामला है और ये प्रॉपर कोर्ट से स्टे लेके आया हुआ है कि हमारे निजी जमीन पे हमको घर बनाना है, अब मुझे वहां पे अपना कुछ काम करना है तो हम उधर से रास्ता नहीं दे सकते। लेकिन उस गांव के लिए ऑल्टरनेट रास्ता अवेलेबल है जो गांव वाले नहीं लेना चाह रहे हैं। ये केस था, लेकिन उसको कोई मीडिया चैनल दिखा नहीं रहा था। जब हम वहां गए तो वहां पर ऑलरेडी काफी माहौल तनाव का हो चुका था, क्योंकि इतना सब मिलजुल के रहते थे। गांव वाले बता रहे थे कि 2 दिन पहले ही उस टोला में किसी बच्ची की शादी थी, सब मुसलमान उसमें शरीक हुए, सबने मिलजुल के शादी में ये किया। लेकिन मीडिया वालों ने ऐसे माहौल वहां पर बिगाड़ दिया। बाहर से आए जी न्यूज़ 18 के लोग वहां कवरेज करके गए और गांव में इस तरह का हंगामा हो गया कि आप पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि उस गांव में वर्षों का तनाव है, दशकों से लोग बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह का मतलब तनाव वहां पे देखने को मिल रहा था। जब हम लोग वहां गए हमने देखा ऐसा कोई मामला ही नहीं है। लेकिन जब हम उस चीज की तहकीकात करने लगे तो उसको बहुत ज्यादा लोग नेगेटिवली लेने लगे कि जो पहले चैनल आया था वो तो कुछ ऐसा नहीं पूछा था। आप सिंपल सवाल करते हैं कि आपको गांव से रास्ता चाहिए, तो दूसरा जब रास्ता मिल रहा है, जिस रास्ते पे सबकी सहमति है, उस पे सब लोग रास्ता देने को भी तैयार है, तो वो रास्ता गांव वाले क्यों नहीं ले रहे हैं। तो पता चला कि कुछ लोग ये बैकग्राउंड से साजिशन, ये सब चीज करवाने की साजिश रच रहे थे। तो अब गांव वाले हम लोगों को घेरने लगे कि अच्छा ये मुसलमान होगा पक्का, इसका नाम पूछो, इसका जाति पूछो। तो 2-3 घंटे तो हमने अच्छे से रिपोर्टिंग की, सारा पहलू दिखाया, दोनों साइड के लोगों से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, हर एक से बात किया। लेकिन उसके बाद वो मुश्किल हो गया। हम लोगों को बहुत जल्दी ये एहसास होने लगा कि ज्यादा देर यहाँ रुके तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी मुसलमान, उसके बाद हमारे साथ जो शाह फैसल भाई जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरा वगैरह का काम करते हैं, वो भी वहाँ पे मुस्लिम थे। तो इत्तेफाक से हम लोग वहाँ, जब 2 मुस्लिम इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं और बार बार आके सब ऐसे ही पूछ रहा है कि ये ऐसा सवाल कर रहा है, जरूर ये कोई मुसलमान ही होगा, कहाँ से आया हो, उस तरह का। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इवन इलेक्शन के टाइम में पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी के रैली के बाहर हम लोग पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो पब्लिक ओपिनियन में मिक्स ओपिनियन आ रहा था। पूर्णिया में इस बार इलेक्शन का माहौल ऐसा था कि जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे वो पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो आइडियोलॉजिकली वो जस्टिफाई कर रहे हैं मोदी जी के सारे चीजों को, फिर वो पप्पू यादव की तरफ बोलने लग रहे हैं। तो जब आप उनकी बाइट लेते हैं तो कोई पीछे से आता है, बोलता है अच्छा ये रिपोर्टर पक्का मुसलमान होगा इसलिए ये इसका बाइट ले रहा है। जबकि आप आम लोगों से बात कर रहे हैं, वो आदमी भी आके अपनी राय रख रहा है कि भाई हम मोदी जी की रैली में आए हैं लेकिन इस बार पप्पू यादव को वोट देंगे, इस तरह के इलेक्शन में ओपिनियन दे रहा है। लेकिन आप उस ओपिनियन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आपके प्रति एक राय बना दिया जाता है कि पक्का ही मुसलमान होगा। फिर आपका आई कार्ड देखने लगेंगे, आपसे नाम पूछेंगे, तो इस तरह की चीजों पे आ जाएंगे। तो वो ज्यादा थ्रेटनिंग फील होता है उससे, क्योंकि जो खबर को लेके कोई जो धमकी देता है, ट्रोलिंग करता है, कहीं शिकायत दर्ज करता है, तो उसकी आदत सी हो गई है और उसका एक मैकेनिज्म भी अब तैयार है। जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली का मैं मेंबर हूँ, तो वहां से भी एक बैकिंग मिल जाता है। डीजी पब माई मीडिया जो हमारी संस्था है वो डीजी पब का मेंबर है, तो वहां से भी एक स्ट्रेंथ, एक फील होता है कि आप एक एसोसिएशन का हिस्सा है, आप उनके संज्ञान में ये चीजें दे सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं कि आम पब्लिक ही आपको सिर्फ आपकी आइडेंटिटी की वजह से घेर ले कि ये कुछ पूछ रहा है तो पक्का मुसलमान होगा, तो वो ज्यादा थ्रेटनिंग फील करता है। और मुझे नहीं पता है कि
अभी जो देश के हालात है, कितने दिनों तक मुसलमान रिपोर्टर, मुस्लिम रिपोर्टर सेफली काम कर पाएंगे, मुझे इस चीज को लेकर ज्यादा डाउट है। वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया का रिपोर्टर हो या फिर हमारे जैसे छोटे इंडिपेंडेंट मीडिया चैनलों का रिपोर्टर हो, सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से वो ज्यादा परेशान होने वाला है आने वाले दिनों में। और हम नीतू पे आए उससे पहले अभी उत्तर प्रदेश में जब बहराइच की घटना हुई तो उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक विधायक हैं जो पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी कि ये जर्नलिस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के, और सब का नाम लिखा और बताया कि ये मुस्लिम है, जबकि वो फैक्चुअली गलत था। एक तो फैक्चुअली गलत है कि वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, उसमें बहुत सारे रिपोर्टर अगर थे भी तो आप उनके रिपोर्टिंग पे सवाल उठाइए, उनके रिलीजन पे क्यों? मतलब रिपोर्टर, जब मेरा ये पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो ना हम अपना कास्ट और ना ही रिलीजन लेके चलते हैं। हमारे नज़र में फैक्ट होता है कि फैक्ट उठाना है, फैक्ट को कोट करना है, फैक्ट लिखना है, हमारा किसी का पक्ष नहीं होता। लेकिन पॉलिटिकली रूप से कि आप एक घटना होती है, आप रिपोर्टर का पूरा नाम डाल देते हैं, रिपोर्टर पे भी असर पड़ेगा, संस्थान आगे नहीं भेजेगा, तो इस तरीके से उनकी नौकरियां भी जा सकती है। अगर संस्थान ने किसी स्टेट में किसी खास मुस्लिम या हिंदू तबके के रिपोर्टर को रखा है, मान लीजिए आपने सवाल खड़ा कर दिया कि इस जाति का, इस मजहब का रिपोर्टर नहीं चाहिए, तो संस्थान को तो अपना बिजनेस चलाना है ना, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है, टीआरपी से मतलब है, वो क्यों उसका बैकअप करेगा? तो ऐसे लोग भी हैं जो मीडिया में रहते हुए मीडिया को ही बदनाम कर रहे हैं। तो हमारा अगला मतलब हम आगे जो बात करेंगे भारतीय मीडिया पे एक पूरा हिस्सा करेंगे, क्योंकि मैं भारतीय मीडिया में आपसे समझना चाहूँगा कि गुजरात में कैसे जर्नलिस्ट वर्क कर रहे हैं, किस तरीके का प्रेशर झेलते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में नीतू काम करती हैं। नीतू, जो सवाल हम कर रहे थे दोनों से, चैलेंजेस जो आर्थिक नहीं, जो दूसरे तरीके के, क्योंकि आप तो वो वुमेन्स इशू पे ज़्यादा फोकस रहता है आपका, तो आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है रिपोर्टिंग के दौरान? कभी कोई धमकी या कभी डराया गया हो, कभी कुछ ऐसा असहज फील कराया गया हो रिपोर्टिंग पे, वो थोड़ा समझाएं। अभी हम आपको 3-4 दिन पहले का ही वाकया बताते हैं, जो पहलगाम में हमला हो गया था। हम एक मीडिया संस्थान के लिए एक रिपोर्ट कर रहे थे और हमारे साथ जो साथी पत्रकार गए थे, जो वीडियो जर्नलिस्ट थे, वो मुस्लिम थे। तो जब हम एक परिवार के साथ इस इंटरव्यू को करने गए तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उस मुस्लिम साथी के साथ उस परिवार की क्या बातचीत होगी, पर उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब मेरे 14 साल के करियर में पहली बार किसी ने मुझसे मेरा पूरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा नीतू। कहते पूरा नाम क्या लिखती है? मैंने कहा नीतू सिंह। कहते आप तो ठीक है, उनका क्या नाम है, आपके जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं? तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। कहते नहीं नहीं नाम बताइए। तो मैंने नाम बताया, वो मुस्लिम साथी थे। कहते आप इनको लेके कैसे आई मेरे घर, पहले आप ये बताइए, आप लेके कैसे आई? आपके संस्थान ने अलाउ कर दिया? उनको नहीं पता था कि हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या हम कैसा काम कर रहे हैं? आप लेके क्यों आई? आपको पता है इन्हीं की वजह से सब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब उस स्थिति को हैंडल करना और उसके बाद इंटरव्यू करना कितना मुश्किल रहा होगा, ये 4 दिन पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। और हमने कितने हाथ पैर नहीं जोड़े कि ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज इंटरव्यू कर लेने दीजिए, आप जो बोलेंगे जैसा कहेंगे हम वैसा ही दिखाएंगे, हम कुछ भी काटेंगे छाटेंगे नहीं, आप जो भी दिखाएंगे। आप तो ऐसा करनी नहीं है, आप तो कश्मीर का पक्ष लेने आई हैं, आपको तो तारीफ सुनना है कि कश्मीर में सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मौजूदा दौर है उसमें मतलब ये मेरा पहला अभी हाल ही का अनुभव है जो हिंदू मुस्लिम को इस तरह से जोड़ के देखा गया। काफी मुश्किल हुई उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में। हमने उस इंटरव्यू को किया। मुझे याद है कि जब यूपी में लोकसभा चुनाव था, सॉरी विधानसभा चुनाव था, पिछली पंचवर्षीय में, तो हम बनारस में एक स्टोरी कर रहे थे। मुसहर कम्युनिटी में एक बच्ची थी 12-13 साल की, और हमने जब उस बच्ची को देखा, वो ऐसी धूप में ऐसी लेटी थी, मतलब चुनाव का महीना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर गर्मी थी। और मैंने बहुत हिम्मत जुटा के एक वीडियो बनाया। मुझे ये पता चला कि इस बच्ची को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है, और मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि इस बच्ची का वीडियो बनाते हुए मैं बहुत मुश्किल से बना रही हूँ, बहुत हिम्मत जुटा के बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें ताकि इस बच्ची को इलाज मिल सके और ये बच्ची जीवित बच सके।
और ये 1 से 1.5 मिनट का हमने वीडियो बनाया था और हमने इसको सोशल मीडिया पे पब्लिश किया, ट्विटर पे। और चुनाव का दौर था, आप जानते हैं इस तरह की खबरें जल्दी वायरल हो जाती है। वो ट्वीट वायरल हुआ और बच्ची को तुरंत सरकारी गाड़ी आई, और वही जिस तरह से दूध पिलाने लगते हैं, बच्ची के मुंह में कुछ जा नहीं रहा था, फोटो खिंचाना, दूध पिलाना, वो सब चल रहा था। मुझे पता चला, मुझे अच्छा भी लगा कि चलो एक बच्ची को इलाज मिल पा रहा है सिर्फ इस वीडियो की वजह से। तो मुझे लगा कि एक बार हमें जाना चाहिए उस बच्ची के पास। फिर से हम फिर से गए। एक दिन, जिस दिन वीडियो चलाया उसके अगले दिन की बात है। तो हम हॉस्पिटल गए जहाँ उसको एडमिट किया गया। तो वहाँ के जो डीएम थे वो आए, पहले तो सीडीओ आए, उन्होंने बहुत मेरी तारीफ की, मैडम अच्छा किया आपने वीडियो बना दिया। और सीएमओ आए, सॉरी, तो उन्होंने कहा अच्छा किया, बच्ची को इलाज मिल गई और जरूरत तो थी इलाज की। कुछ देर बाद डीएम आए और बहुत सारे लोग खड़े थे, कहते किसने ये वीडियो बनाया, किसने, मतलब ऐसे बहुत तेज आवाज में बोले। मुझे लगा, मतलब थोड़ा उनका लहजा उस वक्त विनम्र था, पर उन्होंने ऐसे पूछा किसने बनाया। मुझे लगा शायद मेरी तारीफ करेंगे या अच्छा कहेंगे, तो मैंने कहा सर मैंने बनाया। क्या नाम है आपका, मैंने बताया उनको। क्या करती हैं, मैंने कहा सर एक यूट्यूब चैनल है, स्वतंत्र पत्रकार है। बस मैं समझ गया, टीआरपी के लिए आप बनारस आई हैं आप, मतलब उन्होंने उतनी भीड़ में 40-50 लोग थे, आपको पता है जब डीएम का काफिला चलता है तो कितनी भीड़ रहती है, बहुत बुरी तरीके से लताड़ा और बहुत तेज आवाज में, बहुत गंदे तरीके से, एक जिलाधिकारी की जो भाषा भी नहीं होनी चाहिए उस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। और मुझे ये लगा कि शायद मैं एक लड़की हूँ, इसका भी उन्होंने बहुत जो वर्चस्व दिखाना था वो दिखाया। और मुझे बुरा लगा और मैं नहीं रोक पाई अपने आप को और मैं रो पड़ी। और उन्होंने कहा कि, फिर मैं बाहर कर निकल गई। उन्होंने कहा कि आप जैसे कितने पत्रकार आएंगे, और उन जिलाधिकारी के कई बड़े उच्च मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से अच्छे संबंध थे, जो हमारे भी दोस्त थे हमारे ट्विटर हैंडल पे, और वो हमारा विरोध करने लगे हमारे ट्विटर पे जाके। और उनके हमको ट्विटर पे पर्सनल मैसेज आने लग गए कि नीतू जी आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, इस बच्ची को कुपोषण तो है ही नहीं, और ये बच्ची तो बीमार है। तो कुपोषण मतलब उस बच्ची को सारी बीमारी डॉक्टर ने बता दी, पर कुपोषित नहीं बताया कि इस बच्ची को टीबी है, इस बच्ची को ये है, पर वो कुपोषित नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा सॉरी, मैं डिलीट तो नहीं कर पाऊंगी, अब चला गया है क्यों डिलीट करना है, तो नहीं डिलीट किया। पर वो 3-4 दिन बहुत मुश्किल दौर रहा। और बनारस के चुनाव हुए, रिजल्ट चुनाव होने के 2 दिन बाद या इसके बाद रिजल्ट निकला और उस बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, और 2-3 दिन बाद उस बच्ची की डेथ हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। और क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कई संस्थानों को ये स्टोरी पिच की, पर किसी ने हमारी स्टोरी अप्रूव नहीं की और हम उसको नहीं पब्लिश कर पाए। पर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उसको कुछ दिन नहीं बचा पाई, पर चुनाव खत्म होते ही ऐसा हुआ। और अभी जब आपको याद है, जब रामलला का ये उद्घाटन चल रहा था, इतनी सारी चीजें चल रही थी, तब भी मैंने कुछ कहानियां की थी कि नई अयोध्या नगरी ने उजाड़ दिया हजारों का दाना पानी। तो उस दौरान जो हमारे अपने पत्रकार साथी थे वो ही हमारे दुश्मन बन गए, वो हमारे अब दोस्त नहीं बचे। अब हमारे बहुत कम दोस्त बचे हैं लखनऊ में, बहुत कम साथी बचे हैं, क्योंकि हमने राम का विरोध कर दिया, हमने राम के खिलाफ आवाज उठा दी, क्योंकि हम अंधभक्त हो गए। मतलब हम तो नास्तिक हो गए, हमारी भगवान से कोई आस्था ही नहीं। मतलब उस दौरान भी इतनी हमें टिप्पणियां मिली, इतनी ज्यादा। और हमारे बहुत सारे लोगों ने कई तरह से बोला कि तुम ऐसे कभी सफल नहीं हो पाओगी, अगर तुम्हें सफल होना है तुम्हें उस दिशा में चलना होगा जिस दिशा में सभी लोग चल रहे हैं, और हवा के विपरीत चलोगी तो तुम सफल नहीं हो पाओगी। पर पता नहीं, शायद हम वो नहीं कर पाए। पर तो शायद लखनऊ जिस शहर में नीतू रहती है वहाँ का कल्चर है कि इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अरे भैया मिल आइए ना इधर। जब मैंने पहली बार देखा कि एक सरकारी अधिकारी को लोग वो भी जिसको जो विज्ञापन देता भैया भैया कह रहे हैं, मैंने बोला यार यही खबर कंट्रोल करते हैं, अगर एक जर्नलिस्ट भैया भैया कर रहा है तो ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा, भैया के प्यार में ही हो जाएगा। और नीतू ने जिस डीएम साहब का जिक्र किया, अभी हाल ही में वो प्रमोट होकर लखनऊ पहुँचे हैं और कई चीज़ें हैं, तो उस लड़की की डेथ हो गई। और ऐसा ही होता है राजनीति, चुनाव आता है तो गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, चुनाव बीतते ही महंगी हो जाएगी चीजें। तो आज के समय में अगर आप सरकार से सवाल करेंगे, अगर आप जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, तो आप सवाल करने की जो संस्कृति है वो तो खत्म हो गई ना। मुझे अभी भी याद है अकबर नगर की स्टोरी जब मैंने की थी, जब लखनऊ में जब उसका ध्वस्तीकरण चल रहा था, तो जो यहाँ के लखनऊ के एलडीए के बीसी थे, तो बहुत सारे पत्रकार थे, मैं भी वहां पे खड़ी थी। मैंने कहा सर बस बात करना है 2 मिनट। कहते जी बताइए। मैंने कहा सर आप बता दीजिए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने कुछ बताया। मैंने कहा सर बस एक सवाल कि जहाँ पे आपने इनको बसाया है वहां पे क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा वहां सब बढ़िया, आप जाइए मैडम, देखिए पंखा चल रहा है, लाइट है, वहां पे पानी वानी सब बढ़िया, बिल्डिंग देखिए। यहाँ ये लोग झोपड़ी में रहते थे, नाले के किनारे रहते थे, मैंने वहां पे लोगों को फ्लैट दे दिया है। तो
तो उनको शायद ये पता नहीं था कि मैं उस फ्लैट से होके वापस उनसे ये सवाल पूछ रही थी। मैंने कहा सर वहां पे हम गए थे तो छत से पानी चू रहा था, लैट्रिन में दरवाजा नहीं लगा था, कई घरों में पानी नहीं आ रहा है, कई जगह लाइट नहीं है। और वो जो बीसी थे उन्होंने ऐसे हाथ किया, सभी पत्रकारों से, मैडम हाथ जोड़ गए आपसे, मैडम माफ कीजिए, मैडम सॉरी, आप जिस चैनल के लिए स्टोरी करने आई हैं उस चैनल की मानसिकता ही ऐसी है क्योंकि वो मुस्लिम को सपोर्ट करता है, प्लीज आप चले जाइए। और वहां पे जो हमारे साथी पत्रकार खड़े थे जो अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम करते हैं, काफी रिपोर्टेड संस्थान में काम करते हैं, वो सब उस वक्त हंस रहे थे। जी मतलब किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। और क्योंकि कोई वहां पे गया ही नहीं था उस स्टोरी उस देखने के लिए कि इनको जहां बसाया जा रहा है, क्योंकि सब डेमोस्ट्रेशन के इर्द गिर्द ही टहल रहे थे। पर हम वहां पे भी होके आ गए थे जहां पे उनको बसाया जा रहा था, वहां पे एक्चुअल में क्या स्थिति थी। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो हमारे साथी पत्रकार भी हैं जो मुख्यधारा की मीडिया में काम कर रहे हैं, उनमें भी तो सवाल करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो गई है ना। हम तो सवाल कर ही नहीं रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या लिखना है, जो आज सर ने बता दिया वही हमने छाप दिया। तो जब हम अगर वही छापेंगे जो सर बताएंगे तो फिर वो पत्रकारिता तो नहीं हुई ना। बात मीडिया पे ही कर लेते हैं क्योंकि अब शुरू हो चुका है। तंजील, सागर और नीतू, मैं नेशनल मीडिया को हम देख ही रहे हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री का 2 शो है टिप्पणी और न्यूज़ सेंस, जो नेशनल मीडिया में सप्ताह भर में क्या होता है उसको बताता है, उसका फैक्ट चेक करता है। तो नेशनल मीडिया को हम देख रहे हैं। आप लोग जिन जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे नीतू ने बताया कि एक अधिकारी एक सामान्य सा सवाल पूछने पे कि आपने वहाँ पे बसा तो दिया पर आपने वहाँ इंतज़ाम नहीं दिया उन लोगों को, साथ ही जर्नलिस्ट हंसने लगते हैं। उनको उसका रिएक्ट करना चाहिए था, नहीं आपको जवाब देना चाहिए। तो आपके जहाँ आप काम करते हैं, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, लखनऊ हो गया, वहाँ किस तरीके की जर्नलिज्म हो रही है? तो यहाँ पे हमारे यहाँ 2-3 अलग अलग प्रकार के पैटर्न चलते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे पहले मैं बात कर दूँ तो जैसे कि यहाँ पे सरकार की कोई भी उपलब्धि हो जिसके जिसके लिए हमने उनको चुना है तो उसकी बात की जाएगी तो वाह सरकार, वाह मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम किया है, दादा का बुलडोजर वगैरह शब्द जो वैसे नेशनल मीडिया में भी चलते हैं वैसे चलते हैं। पर अगर सरकार में जब मोरबी ब्रिज दुर्घटना होती है, बड़ौदा में बोट पलटी मारती है, या अभी डीसा में जैसे फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, तो ये सारी चीजें आएगी तब प्रशासन की बात होगी, तब सरकार नहीं होगी। वो शब्द को चेंज कर दिया जाता है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, प्रशासन क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं। जब वाहवाही की बात होगी आएगी तब नेताजी आएंगे, सरकार आएंगे, पर जब दिक्कत वाली बात आ जाएगी तब प्रशासन की बात की जाएगी। तो ये पूरा पैटर्न चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। और जब माइनॉरिटीज की बात आएगी तो विधर्मी शब्द, जो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया खुलेआम बोलता है कि यहाँ से इतने विधर्मी पकड़े गए, यहाँ पे ये विधर्मी करते पाए गए, ऐसे सारे शब्दों का जिक्र होता है यहाँ पे। इस तरह से पूरी की पूरी पैटर्न, जैसे द्वारका में डिमोलेशन हुआ तो वहाँ पे भी जैसे बात की गई, तो वहाँ पे बात जो होगी, डिमोलेशन हुआ तो वहाँ पे ऐसी ही बात होगी कि दादा ने इतने सारे जो घर है वो गिरा दिए क्योंकि वो वहाँ पे इलीगल थे। तो वही प्रकार की पूरी घटनाएं दिखाई, वहां पे क्या हो रहा है, इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है, उसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी बात नहीं होगी। एक तो यही है। और दूसरा, जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया हम लोग जैसे काम करते हैं, वैसे और भी जो राइट विंग है वो एक एक तरफा जो दिखाता है वो भी उन्होंने भी शुरू कर दिया है। और कई सारी चैनल्स ऐसी है, आपको ऐसा लगेगा कि ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, पर उनको भी सेट करके रखा हुआ है सरकार ने कि आपको हमारे खिलाफ बोलना है पर इतना बोलना है। तो वो पैटर्न धीरे धीरे अभी जो पाठक है, वो जो दर्शक है, वो धीरे धीरे पकड़ना उन लोगों ने शुरू कर दिया। उसमें होता ऐसा है कि जैसे कि कोई भी खबरें चला चला रहे हैं ये लोग, तो उसमें सिलेक्टिव मुद्दे पे ही वो लोग बात करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। पर दूसरी तरफ से उनको आप देखोगे तो गुजरात टूरिज्म की उस पे ऐड आएगी, या कोई जो सहकारी यहाँ पे संस्था है उनकी तरफ से उनको एडवर्टीजमेंट मिलेंगी। कई बार नेता के कैंपेन ट्विटर पे वो लोग चलाएंगे। पर धीरे धीरे काफी टाइम से ऐसा चल रहा था, तो धीरे धीरे लोगों को वो पकड़े गए, क्योंकि दर्शक भी जो है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म देख रहे हैं, वो तब तब का ऐसा है कि उनको सही मायने में उनको न्यूज ही चाहिए। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उनको पकड़ लिया और एक्सपोज करना शुरू कर दिया, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब प्लेटफॉर्म पर उन्होंने शुरू कर दिया। और हमें भी, हम नए हैं तो हमें भी पता चला कि ये लोग कैसे काम करते हैं। हमें लगा था कि हमारा बहुत अच्छा वेलकम होगा इंडिपेंडेंट यहाँ का जो मीडिया है उसमें,
पर जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि नहीं नहीं, यहाँ से तो विरोध आ रहा है हमारे खिलाफ। सीएम ऑफिस में जाके मिल रहे हैं लोगों को, कलेक्टर से बात हो रही है कि भाई इनका ध्यान रखना, ये सरकार के खिलाफ बहुत चला रहा है, ये लोग मुस्लिमों की बातें ज्यादा रख रहे हैं, ऐसी ऐसी सारी चीजें वहां तक जो इंडिपेंडेंट मीडिया वो जाके वहां पे बता रही है। तो ऐसा माहौल है कि हो गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो नीतू जी ने की, तो यहाँ पे भी जब भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बीट जो भी संभालता है मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार, तो जैसे बीजेपी में है या कांग्रेस में है, तो वहां पे आप या मैं और कुछ सवाल करेंगे तो वो जवाब दे नेताजी, उससे पहले ही हमारा पत्रकार बोलेगा अरे अरे ये बात तो हो गई है, इसमें तो ऐसा था वैसा था। और कई कई बार तो सीधे तौर पे लगता है कि ये अरे स्पोक पर्सन आप है या वो है। तो कई बार तो हम भी बोल देते हैं कि सीधा ही बता दीजिए, आप जो बोलेंगे वही हम लिख देते, वही छाप देंगे कि फलाना न्यूज के पत्रकार ने ये बोला है और हमने सवाल पूछा था वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस को, पर जवाब इन्होंने दिया है। तो कई बार तो हम बोल भी देते हैं ऐसे। ये एक पैटर्न हो गई है। और अभी जैसे आप रिपोर्टिंग आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट काफी मीडिया ऐसे पकड़ी गई कि जैसे अभी रिलायंस के जो आनंद जी थे वो द्वारका पैदल चल के गए, और वो कवर करने के लिए सारे इंडिपेंडेंट मीडिया जो कहती है कि हम बहुत इंडिपेंडेंट है, तो उसमें कैसे किया जाएगा, जो मुख्य चेहरा है वो कवर नहीं करेगा, पर उसका जो रिपोर्टर है, जो नया रिपोर्टर है, इंटर्न है, तो उसको भेज दिया जाएगा कि हाँ वहां पे वो कवर कीजिए, वो करे। जब आप इंडिपेंडेंट, वो अपनी आस्था पे पैदल चल कर जा रहा है, तो उसका कवरेज, जैसे कोई फिल्म का एंटरटेनमेंट कुछ हो रहा है वैसे ही इंडिपेंडेंट मीडिया भी वैसे कवर कर रही है। तो उसके बारे में भी हमने हमारे चैनल पे बोला ही कि भाई ऐसे भी हो रहा है कवरेज। तंजील, बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में तो अभी चुनाव ही आने वाला है। हालांकि बिहार में कम केसेस देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल दबाव जर्नलिस्टों पे, तो थोड़ा बताएं बिहार में मीडिया कैसे काम कर रही है। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है। बिहार में उतना बुरा हाल नहीं है फिलहाल। अगर कहें बिहार में, इवन आप कहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर्स भी कई बार सरकार के खिलाफ खबर ब्रेक करते हुए आजकल भी नजर आते हैं। और कोई अगर मुद्दा होता है, फॉर एग्जांपल बीपीएससी का प्रोटेस्ट चला, तो तमाम चैनलों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से लेकर इंडिपेंडेंट मीडिया चैनलों ने कवर किया उसको। तो बिहार में फिलहाल अभी स्थिति थोड़ी सी और राज्यों के मुकाबले, जैसे और साथी बता रहे हैं, उन राज्यों के मुकाबले बेहतर है। और यहाँ पर डायरेक्ट जो रूलिंग पार्टी के लोग बहुत ही ज्यादा अटैकिंग हो जर्नलिस्ट पे, वो भी थोड़ा कम है। और उस तरह की चीजें देखने को मिलती है, रूड बिहेवियर, जैसा नीतू जी ने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन का रूड बिहेवियर, नेताओं का रूड बिहेवियर के कुछ सवाल पूछा तो उटांग उटांग कुछ जवाब दे दिया या गुस्से में जवाब दे दिया, वो देखने को मिलता है। लेकिन जितना बुरा हाल और साथियों ने बताया उतना तो नहीं है। लेकिन और जो दूसरी चीजें हैं जो जिन पर मैं बात करना चाहूंगा, अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में मैंने तो कई बार बताया ही, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने लगते हैं इलेक्शन करीब आते ही, हेट फैलाने लगते हैं। हाँ, इलेक्शन करीब आते ही जो सीमांचल के लोग हैं उनको बांग्लादेशी घुसपैठ बता देंगे या कुछ और बता देंगे अलग अलग तरीके से, या फिर किसी गांव को जाकर बोलेंगे कि देखो इस गांव में मुसलमानों की आबादी इतने साल में इतनी क्यों बढ़ गई, इस तरह की चीजों पर करने लगेंगे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया का साइड भी है, उसमें भी अब मुझे लगता है कि इस तरह की गंदगी फैल रही है। पुलवामा अटैक के बाद ही आप देखेंगे बिहार के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बिहार के जो 4-5 बड़े चैनल्स सब्सक्राइबर के मामले में हैं, उनके संपादक, उनके ओनर, या फिर कुछ खुद चैनल के पेजेस पे ऐसे सवाल पूछे गए ग्राफिक्स बना के कि क्या भारत के मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, और उसमें मुसलमानों की तस्वीर लगा दी गई पुलवामा। और उसमें आयरनिकली उसमें हैशटैग फ्री जर्नलिज्म, हैशटैग सपोर्ट फ्री जर्नलिज्म भी साथ में जोड़ा गया। मुझे पता नहीं कि ऐसे सवालों के साथ ये कहाँ फिट आता है। जो सोशल मीडिया उसी वाला तरीके होगा से उसने पहले से बनाया होगा, कॉपी पेस्ट करके डाल दिया होगा जो भी पोस्ट हो, करते लेकिन हुए। वो तो खैर एक फनी वे में हुआ, लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है आप देखिए। ये मतलब समझदारी की कमी कहेंगे, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक सही पत्रकारिता जो इंडिपेंडेंट पत्रकारों को करनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। एक बिहार का बहुत बड़ा चैनल है, उसके संपादक महोदय ने तो पूरी कहानी गढ़ी है इसके पीछे कि अगर मान लिया कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्यों सारे आतंकवादी मुसलमान हो रहे हैं। फिर उनकी कहानी का लबो लबाब, उनकी कहानी का एंड यहाँ पे होता है
कि मैं अपने मुसलमान दोस्तों के यहाँ जाके मटन खा के आता हूँ, लेकिन मेरे मुसलमान दोस्त मेरे यहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं मटन नहीं, सब्जी दे दीजिए। अब उनके हिंदू दोस्त, उनके मुसलमान दोस्त पता नहीं कैसे होंगे, नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसी चीजें खुलकर फेसबुक पे लिखी जा रही है। अब उस पे सफाई भी दे रहे हैं लोग, लेकिन आप देखिए कि एक आतंकी हमला जिसका भारत के मुसलमानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसको तो एक यहाँ के मुसलमानों से जोड़ा गया, प्लस आपके घर में मटन नहीं खा रहा है कोई, तो वो आपका निजी इशू है कि भाई आप मटन अच्छा नहीं बनाते होंगे इसलिए नहीं खा रहा है। मैं तो बसंत जी के घर भी खा सकता हूँ, मैं नीतू जी के घर भी खा सकता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को एतराज हो सकता है कि आपसे एक बार जरूर एक कदम आगे जाके पूछेंगे कि भाई मेरे ये रिजर्वेशंस हैं कि ये मटन आपका हलाल है कि नहीं, आप इतना बता दीजिए। तो वो रिजर्वेशंस तो आप भी मेरे घर आएंगे तो वो हो सकता है किसी चीज को लेके कि आप जो पर्टिकुलर खाना सर्व कर रहे हैं तो उसमें क्या ये चीज इंक्लूडेड है या नहीं, उससे वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो आपका पर्सनल भी हो सकता है कि आप अगर मसाला तेज नहीं खाते हैं तो आप बोलेंगे भाई कि मसाला अगर तेज है तो ये चीज मुझे मत दीजिए, नमक तेज है तो ये चीज मुझे मत दीजिए। लेकिन ऐसी चीजों को भी उससे जोड़ दिया गया है। ये मेंटालिटी भी पैरेलली जो इंडिपेंडेंट मीडिया पैरेलली बिहार में खड़ा हो रहा है, उनकी भी मानसिकता आप देखिए, वो भी ऐसे चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंट मीडिया शुरू किया, लेकिन वो कमरे में बैठ के और हर दिन ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपना वीडियो बना के डाल देते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्टिंग का मसला होता है लोगों की कहानी कहना, लोगों की बात जो नहीं सुनी जा रही वो सुनी जाए। बहुत सारे टीवी मीडिया के लोग आए और उन्होंने पूरा वीडियो बनाया और क्रांति की बात की, लेकिन अंत में उन्होंने क्या किया, वो अच्छा खासा टेलीप्रॉम्प्टर खरीद लिए और वहाँ 1 घंटे का वहीं लेक्चर देने लगे, ग्राउंड की कहानी उनसे छूट गई। तो हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज यानी 3 मई को जब ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, तो जैसे हमने पहले बताया कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और आज से अगले 1 सप्ताह तक न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का जो ज्वाइंट सब्सक्रिप्शन है, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक आपको गिफ्ट में मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप खुद भी ले लीजिए और अपने दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस 7 दिनों में कोई भी एक दिन चुनकर आप न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का जो ज्वाइंट सब्सक्रिप्शन है उसको लीजिए, गिफ्ट करिए, दोस्तों को बताइए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में बढ़ते हैं और जो होता है रिकमेंडेशन का। नीतू, बेसिकली जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख सुन रहे हैं, आप उनको क्या पढ़ने, देखने या सुनने की सलाह देना चाहती हैं? बसंत, मैंने सच कहूँ मैंने सोचा नहीं बहुत ज्यादा कि क्या करना चाहिए, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है बीबीसी में। हालांकि वो मैंने ही किया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसी को आप देखें, पर जो कानपुर में एक शहीद परिवार है, जिनकी पत्नी की शादी के 2 महीने ही हुए थे। मुझे लगता है कि जो हम वीडियो कहानियां करते हैं, क्योंकि हम जर्नलिज्म बैकग्राउंड से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है इस तरह की कहानियां, जो हमारे अंदर का जो पेशेंस है पत्रकारों के अंदर का, वो शायद खत्म हो रहा है। तो अगर इस तरह की हम ठहराव के साथ कहानियों को सुने, अगर हमारे पास कोई सवाल नहीं आ रहा है पूछने के लिए कि हमें क्या सवाल करना है सामने वाले से, तो सिर्फ सुने। जी। सुनना, सिर्फ अगर आपने सुन लिया धैर्य से, तो आपके पास वो बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। तो एक बार उस कहानी को देखें, जरूर देखें, मतलब वक्त निकाल के हम जरूर चाहेंगे। और वो कहानी बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ कह रही है। और आज के जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, जब हम माइक लगा के बहुत ही बेतुके सवाल करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि उस दौर के पत्रकारों के लिए बहुत 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 फ्रूटफुल होगा। ये मेरा रिकमेंडेशन होने वाला था पर नीतू ने खुद ही दे दिया। और नीतू के बात को थोड़ा जोड़ दूं कि उनकी कहानियां सुनिए जिन्होंने कुछ झेला है या कुछ, जैसे अगर नेताजी कुछ बोल रहे हैं, घंटों बोले जा रहे हैं, अपने मन की बात किए जा रहे हैं, तो वहाँ टोकना ज़रूरी होता है। तो सागर, आपका क्या रिकमेंडेशन है? एक तो कहानी हमने की है यहाँ पे गुजरात में, किसान एक नरेश शाह करके बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, अभी तो फिलहाल बॉम्बे में वो सेटल्ड है। उनकी एक कहानी थी, उन्होंने उस समय की थी मैगजीन में, तो उनके पास से हमने वो सुना था, तो उन एक आर्काइवल वैल्यू हो उसके लिए भी, तो हमने वो कहानी उनके मुंह से ही, जैसे क्या क्या उन्होंने देखा, तो अ, वो कहानी हमने की। उसमें है ऐसी बात की, जब बंटवारे के बाद किसानों को जमीनें मिली, तो यहाँ पे जो गुंडाई तत्व है उन लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को क्यों जमीनें मिलनी चाहिए, सिर्फ यही कारण की वजह से उनके नाक काट दिए। और ऐसे ही नाक
लेके वो पूरी लाइफ जिंदा रहे और कैसे कैसे उनकी पूरी लाइफ आगे बढ़ी, क्योंकि वो अपना चेहरा भी कभी देखना नहीं चाहते थे। पहले उनके साथ बात करने के लिए इन लोगों ने मना किया, और बाद में उन्होंने एक क्या बोलते, तांबे का एक नाक बनाया और उसको डोरी से बांध के पूरी लाइफ उन्होंने जी। और अपने बच्चों के साथ कैसे जिए, गांव में निकल थे तो पूरा पर्दा डाल के वो निकले पूरी लाइफ, मतलब जैसे कहाँ की जैसे कहा कहानी है ये, गुजरात में? ये गुजरात में सौराष्ट्र का कहानी सौराष्ट्र है। के। हाँ, और ऐसे बहुत सारे गांव में हुआ था। तो अब जब हमने कहानी ये पब्लिश की तो पता चला कि हमारे पास के गांव में भी ऐसे लोग रहते थे, हमारे पास के गांव में। तब जाके हमें पता चला कि ऐसी चीजें तो बहुत सारी जगहों पर उसमें कोई सेम की गई है। जिंदा है उसमें से? क्योंकि नहीं, ऐसा वो अब उनके परिवार के लोग जिंदा है, पर उसमें फोटोग्राफ्स भी हमने अपलोड किए, पुराने फोटोग्राफ्स है, तो एविडेंस के तौर पे हमने वो भी लगाए हुए हैं। और उनसे जो बातचीत हुई उसके बारे में उसका भी जिक्र है। और उनके बेटे वगैरह कई गांव में जिंदा है अभी। तो एक वो है, और उसके अलावा एक बुक का मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, प्रशांत दयाल करके, ये गुजरात के बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं सालों से। तो उन्होंने गुजरात में जो फेक एनकाउंटर्स हुए उन पे एक बुक लिखी है, शतरंज करके, अभी गुजराती में शायद अभी ट्रांसलेट होगी और हिंदी में भी अवेलेबल होगी। तो वो बुक के पढ़ के आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, पुलिस से लेके नेता सब कैसे जुड़े हुए थे उसमें। प्रशांत दयाल से जब भी मैं गुजरात जाता हूँ, मिलता हूँ, बहुत कमाल के जर्नलिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं। नवजीवन पे आप उनको देख सुन सकते हैं। तंजिल, आपका क्या रिकमेंडेशन है? पहले मैं बताना चाहूंगा, एक ब्लैक मिरर करके नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, उसका सेवंथ सीजन अभी आया हुआ है। उसका फर्स्ट एपिसोड, मुझे लगता है कि जो एडवर्टीजमेंट मॉडल की खामियां है उसको समझने के लिए पत्रकारिता से जुड़े लोगों को जरूर देखना चाहिए। फर्स्ट एपिसोड है, सिर्फ 1 घंटे का लगभग है, जिसका नाम है कॉमन पीपल। बाकी एपिसोड्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसे उस सीरीज की खास बात यह है कि उसका एक एपिसोड हमेशा बहुत अच्छा होता है, बाकी ठीक ठाक होता है। तो लास्ट में भी एक अच्छा था, आई थिंक जुआन इज ऑफुल करके था। लेकिन इस सीजन में जो कॉमन पीपल है वो, जब हम एडवर्टीजमेंट मॉडल की बात करते हैं कि कैसे कोई चीज आपको फ्री मिल रहा है तो आप खुद ही प्रोडक्ट हैं, वो एक नियर फ्यूचर की एक साईफाई आप कह सकते हैं कि टेलीफिल्म है, जो बहुत ही जल्द होने वाला है। कि कैसे कोई चीज आपको फ्री मिल रहा है तो आप खुद ही प्रोडक्ट में बन सकते हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं। दूसरा, क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना भी एक रिकमेंडेशन दिया, तो मैं भी देना चाहूंगा, क्योंकि ताकि सब लोग एक इस पे आ जाए, एक पेज पे आ जाए। तो अभी बिहार कास्ट सेंसस जो हुआ उसमें कई ऐसी जातियां निकलकर सामने आई, मुसलमानों की जातियां, जो दलित या एसटी में होनी चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज दलित या एसटी थे और वो कल्चरली सोशली भी वैसे ही हैं। उन उन जातियों को लेकर एक एक करके हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसमें हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री बक्खो नाम से आ चुकी है। जैसे ही आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलेंगे उसमें सबसे ऊपर बक्खो डॉक्यूमेंट्री लगा है। वो करीब 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है और वो एक पूरी म्यूजिकल जर्नी है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है छोटी कम्युनिटी है, लेकिन इनका पूरा पेशा जो है ये एक बधाई सोहर जिसे बोलते हैं, बधाई गाना, कि आपके घर शादी है, बच्चे की पैदाइश हुई है, उस पे ये लोग जाते हैं और वो फिर आपको अपने अंदाज में बधाई देते हैं। लेकिन जब हमने एक्सप्लोर किया तो इनके कई गीत ऐसे हैं जो समाज की कुरीतियों और समाज के सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, कि कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, कि कैसे धन जो है चंद लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो गया और हम लोग गरीब रह गए हैं। किसानों की स्ट्रगल पे बात करते हैं। तो उन गानों का क्लिप्स हमने बीच बीच में लगाया और फिर उनकी कहानी नरेट की है, और उसमें बीच में किसी का कोई नरेशन नहीं है, बस वो अपनी कहानी बता रहे हैं। तो ये हमारे अपने चैनल का रिकमेंडेशन है, बक्खो और कॉमन पीपल फ्रॉम ब्लैक मिरर, 7th एपिसोड, इस 7th सीजन का फर्स्ट एपिसोड। मेरा रिकमेंडेशन एक ऐसे ही इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो बस्तर में उनकी हाल ही में हत्या हो गई थी, मुकेश चंद्राकर, उन पर द रिपोर्टर कलेक्टिव ने आज एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट की है। आप काफ़ी मतलब डिटेल में हैं तो आप उसको पढ़िए। अभी अंग्रेजी में है, आने वाले समय में वो हिंदी में भी आ जाएगी, तो आप इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। न्यूज़ लॉन्ड्री पे जो भी आप रिपोर्ट देखते हो वो आपके सहयोग से ही मुमकिन हो पाता है। तो जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उस वक्त से लेके अगले एक सप्ताह तक एक ऑफ़र है। न्यूज़ लॉन्ड्री
और द न्यूज़ मिनट का जो ज्वाइंट सब्सक्रिप्शन है, अगर आप एक लेते हैं तो आपको एक मुफ्त मिलेगा। आप एक ले लीजिए, किसी दोस्त को गिफ्ट करिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करिए, अगर बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करिए, फादर को गिफ्ट करिए, अपने बच्चों को गिफ्ट करिए। क्योंकि भारत में जर्नलिज्म को सरकार नहीं बचा सकती। सरकारी विज्ञापन से जो संस्थान चलते हैं वो सरकार के पक्ष की बात करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई दुर्घटना घटना होती है तो सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका विज्ञापन बंद हो जाएगा। जो आपके खर्चे से मीडिया चल रहा है वो आपके प्रति यानी जनता के प्रति जवाबदेह है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। 7 दिन है, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म होता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.